नमस्कार। मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नई समीक्षा पर चर्चा करेंगे, जो स्नातकोत्तर हिंदी के सेमेस्टर 4 पत्र 16 का अंश है। जब हम लोग नई समीक्षा की बात करते हैं तो यह प्रारंभ में ही समझ लेना चाहिए कि यह एक आंग्ल अमेरिकी विचार है। और इस बात को रेखांकित करते हुए यह कहना चाहता हूं कि अमेरिका का जो आज भौतिकवादी विकास हमारे सामने दिखाई देता है, उसके समानांतर उसकी वैचारिक प्रगति भी दिखाई देती है। उसके पहले जर्मनी, यूरोप आदि बौद्धिक क्षेत्र में ज़्यादा आगे दिखाई देते थे। विशेषकर जब हम भाषा संबंधी चिंतन की बात करते हैं तो वहाँ तो यूरोप और जर्मनी, फ्रांस, इन सब का बोलबाला था। अमेरिका से कम विचार आते हैं और इसका कारण भी है कि 1850 तक अमेरिका में केवल 8 स्नातक थे। रेन वेलेक ने अपनी किताब कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिसिज्म में एक चैप्टर लिखा है, अमेरिकी साहित्यिक पांडित्य, और उसमें उन्होंने चर्चा की है कि 1850 में अमेरिका में केवल 8 स्नातक थे, 3 हार्वर्ड में और 3 येल में। बाद में एक प्रोफेसर को उन्होंने मुश्किल से जर्मन पढ़ाने के लिए राज़ी किया, फिर धीरे धीरे विकास हुआ। तो कुल मिला के कहना यह है कि उस समय अमेरिका में आधुनिक भाषाओं के न तो उतने विद्वान थे, न उतनी पत्रिकाएं वहाँ से आती थीं, न विश्वविद्यालयों का उतना विकास था। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में स्थिति में हम एक परिवर्तन देखते हैं। जर्मन मॉडल के आधार पर वहाँ सबसे पहली यूनिवर्सिटी खुली, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, 1876 में, और फिर धीरे धीरे अन्य विश्वविद्यालय बने। लेकिन तब हम देखें कि इतनी जल्दी प्रगति होती है शिक्षा के क्षेत्र में कि इससे पहले चर्चा हुई कि 1850 में केवल 8 स्नातक थे और 50 सालों में ही 1900 ईस्वी तक आते आते अमेरिका में रेनवेलेक ने जो आंकड़ा दिया है उसके अनुसार 5831 स्नातक छात्र सभी विषयों के मिलाकर हो गए थे। यानी 50 सालों में ही कितनी प्रगति हुई। भाषा संबंधी चिंतन पर बहुत बल दिया जाने लगा और धीरे धीरे अब तो अमेरिका के विश्वविद्यालय इतने आगे हो गए हैं, उनके पुस्तकालय इतने बढ़िया हैं कि यूरोप से भी अच्छे माने जा सकते हैं। और उसके बाद भाषा संबंधी चिंतन भी वहाँ से प्रारंभ होता है। तो साहित्य की भाषा पर बल देने वाला यह जो विचार आया, इसका स्रोत भी दक्षिण अमेरिका में है। नई समीक्षा का जो स्रोत है वह है दक्षिण अमेरिका में। यद्यपि यदि इसके इतिहास को हम लोग थोड़ा देखें तो माना जाता है कि 1941 में जॉन क्रो रैनसम की पुस्तक आई थी, द न्यू क्रिटिसिज्म। इस पुस्तक से ही साहित्य के क्षेत्र में नई समीक्षा को प्रतिष्ठा मिली। लेकिन उससे पहले भी यह शब्द आ चुका था
बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन में एक अध्याय लिखा है, नई आलोचना भाषिक संरचना। उसमें उन्होंने बताया है कि 1910 में प्रोफेसर स्पिनगार्ड उन्होंने नई समीक्षा शीर्षक से एक शोध प्रबंध लिखा था, शोध पत्र लिखा था एक। वो कोलंबिया विश्वविद्यालय के तुलनात्मक साहित्य के प्रोफेसर थे, S.E. स्पिनगार्ड, और उनका वह शोध पत्र 1913 में प्रकाशित हुआ था। बच्चन सिंह ने इसका समय 1910 दिया है। रामचंद्र तिवारी के अनुसार वह शोध पत्र लिखा गया था 1911 में, प्रकाशित हुआ 1913 में। क्योंकि जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म नाम की किताब है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन हिज पेपर entitled न्यू क्रिटिसिज्म published in 1913, Spingam expressed disapproval of the various current modes of evaluation, such as classical, romantic, sociological, etc. तो इससे स्पष्ट है कि प्रकाशन उसका 1913 में हुआ था। बच्चन जी ने 1910 दिया है, और फिर उन्होंने बताया है कि स्पिनगान को यह शब्द क्रोचे से मिला था, और फिर ई बुर्गून ने इसी शीर्षक से 1930 में एक ग्रंथ का संपादन किया था। यानी स्पिनगान ने जो नई समीक्षा शब्द का प्रयोग किया वह बाद में समीक्षकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया, और फिर जब जॉन क्रो रैनसम की किताब आई द न्यू क्रिटिसिज्म, तो यह शब्द और यह पूरी विचारधारा इसका प्रतिष्ठापन हुआ। तो ये जो जॉन क्रो रैनसम की किताब है उसमें आई.ए. रिचर्ड्स, T.S. इलियट और यवोर विट्रस पर बहस की गई है। बल्कि रनवेलक ने कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिसिज्म में लिखा है कि बहुत संकोच से इसमें बहस है, और इस आधार पर यह कहना तो मुश्किल है कि ठीक ठीक कब, जैसा कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाले उदाहरण में हम अभी देख रहे थे, कि यह कहना कठिन है कि, क्षमा करें, यह जो उदाहरण है ये एसेज इन मॉडर्न क्रिटिसिज्म का है, जिसे रामचंद्र तिवारी ने अपनी किताब हिंदी का गद्य साहित्य में उद्धृत किया है, कि निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि किस तिथि को नई समीक्षा का जन्म हुआ, किंतु यह निश्चित है कि T.S. इलियट की द सेक्रेड वुड जो 1920 में आई थी, मिडिल्टन मरे की द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल जो 1922 में आई, और आई.ए. रिचर्ड्स की प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो 1924 में आई थी, इन कृतियों के माध्यम से इसके आधार तत्वों का विकास हुआ। यानी नई समीक्षा के विकास में इन सब का योगदान है। और हम जानते हैं कि इलियट अपने निबंधों में कविता के भाषिक विश्लेषण पर बहुत बल देते हैं। उनके अनुसार एक महत्वपूर्ण आलोचक को कला की समस्याओं पर विचार करना चाहिए, और रैनसम ने भी इलियट के इस मत का बहुत आदर के साथ उल्लेख किया है। आई.ए. रिचर्ड्स भी साहित्य के अनुभव को सामान्य जीवन के अनुभवों के आधार पर देखते हैं। वह भी संप्रेषण की प्रविधियों पर बल देते हैं।
लेकिन रैनसम ने अपनी किताब न्यू क्रिटिसिज्म में इलियट, रिचर्ड्स, विंटर, इन लोगों का विरोध भी किया है, क्योंकि इलियट रोमांटिसिज्म का विरोध करते थे लेकिन कहीं ना कहीं उसे पूरी तरह अलग नहीं हो पाते थे। आइए, रिचर्ड्स भी नैतिकता उनमें देखी जाती है। तो जैसा कि रेन वेलक और ऑस्टिन वॉरेन का एक उदाहरण है जो उन्होंने साहित्य सिद्धांत में दिया है और बच्चन सिंह ने अपनी किताब में उद्धृत किया है उसे, कि यह विचार कि कविता का प्रयोजन हमारे आवेगों को सही रास्ते पर लाना है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि साहित्य का प्रयोजन पाठक के आवेगों को सही रास्ते पर लाना है, तो इसका मतलब हुआ कि साहित्य का महत्व पाठक के मानसिक उपचार करने में है। तो जैसे ही हम ये सिद्धांत मान लेंगे कि साहित्य से मानसिक आवेग नियंत्रित होते हैं, तो यह मानना पड़ेगा कि फिर यह आवेग अच्छी कविता से भी नियंत्रित हो सकते हैं और बुरी कविता से भी। बल्कि कई बार हम जिसे बुरी कविता कहते हैं शायद उसका प्रभाव कहीं ज्यादा न पड़ जाए पाठक के मानसिक आवेगों पर। तो इसलिए नई समीक्षा अपने आप को इससे अलग करती है कि कोई ऐसा पैटर्न जो साहित्य से जुड़ा हुआ नहीं है उसके साथ हम नहीं जुड़े रह सकते हैं। और इस प्रकार नई समीक्षा ने अपना एक अलग रास्ता अपनाया जो पूरी तरह साहित्य केंद्रित था, साहित्य की भाषा के विश्लेषण से निकला था। तो इसीलिए यद्यपि कि हम मानते हैं कि और अमेरिका में माना जाता है कि नई समीक्षा के जनक तो आई रिचर्ड्स हैं, लेकिन इसकी जो प्रतिष्ठा हुई नई समीक्षा की, निश्चित तौर पे उसका श्रेय जॉन क्रो रेमसन को ही है। रिचर्ड्स और इलियट दोनों साहित्य पर ही केंद्रित रहना चाहते थे। दोनों कविता के विश्लेषण, व्याख्या, मूल्यांकन पर बल देते थे। लेकिन जो नई समीक्षा का रास्ता है वह इन दोनों से थोड़ा अलग है। इसीलिए रिचर्ड्स, इलियट आदि के अवदान को स्वीकार करते हुए भी नई समीक्षा की जब हम बात करते हैं तो उसकी प्रतिष्ठा जॉन क्रो रेनसम की किताब द न्यू क्रिटिसिज्म से मानते हैं, जिसका प्रकाशन 1941 में हुआ था। अब 1941 के आसपास भारत में या कह लें हिंदी क्षेत्र में क्या परिदृश्य था, थोड़ी उसकी चर्चा हम लोग कर लें और उसके बाद नई समीक्षा पर विस्तार से बात होगी। तो हम जानते हैं कि 1918 से 1936 छायावाद का काल है, यानी छायावाद समाप्त हो चुका है। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद से हम प्रगतिवाद का आरंभ मानते हैं। लेकिन 1943 मान लें हम कि चूंकि तार सप्तक का प्रकाशन हिंदी में एक बहुत बड़ी घटना है, तो उस समय तक आते आते प्रगतिवादी चेतना की सीमाएं भी तय हो गई थी, क्योंकि यह माना गया कि इसमें राजनैतिक आग्रह थोड़ा ज़्यादा है और कविता की अपनी जगह कम है। और बात भी सही थी कि प्रगतिवादी काव्य को तो मार्क्सवाद के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्धता के समानांतर ही देखा जाता था। तो इसका एक दुष्परिणाम यह हुआ कि जब
राजनीतिक पार्टी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी की सीमाएं तय हुई तत्कालीन क्षेत्र में, तो उसके साथ साथ साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवादी आंदोलन की सीमाएं भी तय होने लगी। और यह माना गया कि प्रगतिवाद की सीमा में साहित्य की जो स्वाभाविक भूमि है उसका क्षेत्र थोड़ा कम होता है। और 1943 में अज्ञे के संपादन में तारसप्तक का प्रकाशन हुआ और उसके बाद से धीरे धीरे हिंदी में एक संवेदनागत बदलाव दृष्टिगोचर होता है। एक युग संदर्भ बदल गया उस समय। थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को भी अगर देखें तो 20वीं सदी में दो विश्व युद्ध देखे हमने, और जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक अस्तित्ववादी विचारधारा भी प्रकाश में आती है, क्योंकि मनुष्य ने अपने आप को बहुत क्षुद्र महसूस किया, बहुत नितांत छोटा। और वो जो अकेलापन, अजनबीपन की बात होती है कि मनुष्य अपने आप को एकदम असहाय महसूस करने लगा। उसने देखा कि सभी मूल्यों का ह्रास हो गया, उसकी अपनी आस्था हिल गई। लगा कि मनुष्य के जीवन का कोई खास उद्देश्य नहीं है, वह तो मृत्यु के लिए तैयार बैठा हुआ है। कभी भी विश्व युद्ध आएगा और ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे समय यास्पर्सन हो या मार्टिन हाइडेगर हो और जयपाल सार्त्र हो, इन सब के साथ एक अस्तित्ववादी दर्शन भी विकसित हो रहा है, जिसका प्रभाव धीरे धीरे हिंदी क्षेत्र में पड़ा। और एक आधुनिक चेतना का विकास तो हो ही रहा था, क्योंकि भारत का जो परिदृश्य है उस पर अगर विचार करें तो यूरोप में जो विज्ञान का विकास हुआ, उसके बाद विज्ञान का प्रभाव यहां भी दिखाई देने लगा। उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण का परिणाम तो भारतवर्ष भोग ही रहा था। महानगरों का विकास हो रहा था और यांत्रिक सभ्यता का प्रभाव बढ़ रहा था। तो इन सब से एक जटिल युगबोध का अनुभव साहित्यकारों को उस समय होने लगा। और इसीलिए कई बार तारसप्तक को उस आधुनिकता बोध की अभिव्यक्ति के संदर्भ में भी देखा जाता है। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि वह आधुनिकता की शुरुआत का समय था। फिर उसके बाद 1953 के आसपास नई कविता का विकास हुआ हिंदी में, नई कविता आंदोलन प्रारंभ हुआ। उससे पहले 1952 कह लें या लगभग एक ही समय है नई कहानी का भी। तो एक तरफ नई कविता आंदोलन शुरू हुआ, एक तरफ नई कहानी आंदोलन शुरू हुआ। यानी ये जो नयापन था, यह नयापन युगबोध के नएपन में था। एक तरफ यंत्रीकरण का विकास हो रहा था, मनुष्य की अस्मिता का ह्रास हो रहा था, पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा था, शोषण की प्रक्रिया बढ़ रही थी। इन सब से जो एक जटिल भावबोध हिंदी में दिखाई देता है, जिसके दो बड़े कवियों का अगर नाम ले, दो बड़े साहित्यकारों का, तो एक तरफ अज्ञेय हैं, दूसरी तरफ मुक्तिबोध हैं। तो इन सब के साथ नई कविता की जब प्रतिष्ठा होने लगी, तो यह समझ में आ गया कि एक जटिल भावबोध साहित्य में प्रतिष्ठित हो चुका है और उसके समानांतर
हिंदी में भी नई समीक्षा की ज़रूरत महसूस हुई और यहाँ भी उस नई समीक्षा की बात होने लगी जो संयोग से ठीक इसी समय 1941 में जॉन कोर रैनसम की जब द न्यू क्रिटिसिज्म आई थी तो वहाँ भी ये बातें हो रही थी नई समीक्षा की। यहाँ हिंदी का अपना युगबोध परिवर्तित हो गया था, यहाँ भी जटिलता आ गई थी। तो इन सब से ठीक उसी समय यहाँ भी नई समीक्षा की बात होने लगी। अब ये बात अलग है कि हिंदी में नई समीक्षा ठीक उसी ढंग में नहीं आई जैसे अंग्रेजी में या जैसे अमेरिका में। हिंदी में नई समीक्षा भी थोड़े परिवर्तित स्वरूप में आई जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो इससे पहले कि हिंदी में नई समीक्षा पर चर्चा हो तो नई समीक्षा के कुछ सिद्धांतों पर चर्चा आवश्यक है कि कैसे जॉन क्रो रैनसम ही नहीं बल्कि उनके साथ रॉबर्ट पेन थे, ब्लैकमर थे, क्लिंट ब्रुक्स थे, विलियम एम्सन थे, कई लोग इस समीक्षा पद्धति से जुड़ते हैं और हम देखेंगे कि इन सब में कोई बहुत एक ही मत के नहीं हैं, इन सब में मत भिन्नता भी है। तो इन्होंने नई समीक्षा के औजार विकसित किए और इन सब से नई समीक्षा का विकास होता है। तो आज हम लोगों ने नई समीक्षा की पृष्ठभूमि देखी है। अगले संवाद में हम विस्तार से इसकी चर्चा, नई समीक्षा के औजारों की चर्चा करेंगे कि कैसे नई समीक्षा के जो समीक्षक थे उन लोगों ने क्या क्या सिद्धांत दिए, नई समीक्षा का सामान्य भावबोध क्या है, और फिर हम लोग नई समीक्षा की सीमाओं की भी चर्चा करेंगे और उसके बाद हिंदी में नई समीक्षा की विशेषताओं पर चर्चा होगी। तो ये सब चर्चा हम लोग अगले संवाद में करेंगे। आशा है आज का यह संवाद आपको अच्छा लगा होगा। आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।